नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना भी हालिया है। अपराध का जो एलिमेंट है वो तो नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन पुलिस बहुत परेशान हुई है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का इससे ज़्यादा जीवंत, इससे ज़्यादा जीता जागता कोई उदाहरण नहीं है। ये वाक़या राजस्थान के जयपुर ज़िले का है। 3 फरवरी 2022 को वरिष्ठ अधिवक्ता जो जयपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील हैं, श्री अवधेश कुमार, वो रोज की तरह 3 फरवरी को भी सवेरे अपनी दोनों बेटियों जो क्लास 12th और क्लास 11th में थीं, भावना राजपुरोहित और रमा कंवर राजपुरोहित को स्कूल छोड़ने गए। शाम को वो बच्चियों को स्कूल से लेने भी जाते थे। शाम के समय जब दोनों बच्चियों को स्कूल से लाने के लिए वो स्कूल पहुंचे तो क्लास टीचर ने बताया कि दोपहर में बड़ी वाली बेटी भावना राजपुरोहित ने तबीयत खराब होने की बात कही थी। छोटी वाली ने ये कहा कि हम इसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जा रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो डॉक्टर को दिखा के हम वापस क्लास करने आएंगे, वरना हम घर चले जाएंगे। इतना सुनते ही अवधेश कुमार जी उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बच्चियों की कोई तबीयत खराब नहीं है। वो सीधे घर पहुंचे। घर में उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात बताई कि क्या बच्चियों की कोई तबीयत खराब थी। माँ ने भी साफ मना किया कि बिल्कुल गलत बात है। फिर उन्होंने पूरा वाकया बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल से वो तबीयत खराब होने की बात कह के निकली थी। फिर वो लोग घर पे, दोनों लोग पति पत्नी यानी दोनों बच्चियों के माता पिता घर पे दोनों बच्चियों का इंतज़ार करते रहे। जब देर रात हो गई तो उनके दिमाग में एक खटका आया कि इतनी समय या इतनी रात तक ये बच्चियां बाहर कभी रहती नहीं हैं। कोई न कोई बात इनके साथ ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये घर के बाहर हैं। वो थाने पर पहुंचे। महेश नगर मोहल्ला है जयपुर का, वहां के रहने वाले थे श्री अवधेश कुमार। अपने थाने पर जाकर उन्होंने पूरी बात बताई, जैसे हर जगह थानों पर होता है। वहां भी थाने पर उन्हें यही बताया गया कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, बच्चियां बालिग हैं, हो सकता है किसी दोस्त के साथ या किसी कहीं और चली गई हों, सवेरे तक आ जाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों बच्चियों के पास मोबाइल फ़ोन था और दोनों ही स्विच ऑफ था। जब वो स्कूल पहुंचे थे बच्चियों को लेने के लिए, तभी उन्होंने बच्चियों का मोबाइल फ़ोन मिलाया था, वो स्विच ऑफ आया था और रात में 12-1 बजे तक भी वो दोनों फ़ोन स्विच ऑफ बताते रहे। अगले दिन फिर सुबह उन्होंने बच्चियों की फ़ोटो, उनकी हुलिया और बाकी डिटेल लेकर वो थाने पर गए कि बच्चियां अभी तक वापस नहीं आई हैं। चूँकि पेशे से वकील थे, अपने साथ कुछ वकीलों को भी ले गए थे, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा टाल मटोल नहीं कर सके। 4 फरवरी को बच्चियों की गुमशुदगी लिखी गई। ये हुआ कि चलो अगर कहीं गई होंगी, गुस्से से कहीं गई होंगी। हालांकि अवधेश प्रसाद जी ने थाने पर इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए कि कोई नाराज़गी उन लोगों से बच्चियों की थी, यानी माँ बाप से कोई नाराज़गी थी। लेकिन पुलिस ने अपना दिमाग लगाया कि ज़रूर कोई न कोई बात रही होगी, और वो बार बार ये भी कहते रहे कि आखिरकार कल को लड़कियां आएंगी, अगर कोई बात हुई हो तो आप बताइए, हम उस दिशा में प्रयास करें। लेकिन वो कहते रहे कि नहीं कोई नाराज़गी नहीं है, और किसी अनहोनी की बात वो करते रहे।
जब 1 हफ्ते हो गए तो ऐसा लगा कि ये कोई गंभीर बात हो गई है। अखबारों ने लिखना शुरू किया। 2 बालिग बच्चियां, बालिग का मतलब बस जल्दी ही बालिग हुई होंगी, 18-19 साल की बच्चियां शहर से गायब हो जाएं, उनका कोई पता न लगे। पुलिस भी बैकफुट पे थी। ये कल को इन बच्चियों के साथ कुछ हुआ तो सारा आरोप पुलिस पर आएगा। कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न हुई तो भी सारा आरोप पुलिस पर आएगा। पुलिस ने इश्तहार छपवाए, जगह जगह लगवाया। जो वहां के एडिशनल कमिश्नर थे अजय पाल लांबा, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे एक बहुत ही मार्मिक पोस्ट भी लिखी बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, कि आप वापस आ जाइए। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कितना दबाव महसूस कर रही थी। जो इश्तहार इस संबंध में छपवाए गए उनको मैंडेटरी किया गया कि जयपुर या राजस्थान पुलिस के सारे पुलिस के ग्रुप्स में इसको भेजा गया। 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ये कहा गया कि इसकी जो फोटोग्राफ है या जो सूचना है जयपुर पुलिस की, इसको आप अपने अपने संपर्क, जिस पुलिस अधिकारी कर्मचारी के प्रदेश के बाहर संपर्क हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि प्राइवेट ग्रुप्स में भी इनको भेजें। मुझे भी कुछ प्राइवेट ग्रुप से बच्चों की इस गुमशुदगी के मैसेज मिले थे जिसमें उनकी फोटोग्राफ थी। मैं उनको दिखा भी रहा हूँ। और धीरे धीरे ये हर दूसरे दिन रिपीट होने लगे। यानी जयपुर से गायब हुई बच्चियों के फोटोग्राफ और उनकी डिटेल्स, घर वालों के नंबर, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय लांबा का नंबर, ये सब उस पर लिखा हुआ था। और ये सूचना दिन रात अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट ग्रुप्स में घूमती रही। वकीलों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि साहब अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, हफ्ता होने वाला है, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है, बच्चियों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है। रेलवे स्टेशन की, जयपुर रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो ये पता लगा कि लखनऊ जाने वाली ट्रेन में ये बच्चियां बैठी। टाइम देखा गया, गाड़ी का नंबर देखा गया। फिर वो जिस स्टेशन पर रुकती गई गाड़ी, रुकते समय लोगों के उतरने की सीसीटीवी फुटेज देखी गई और फाइनली लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उनको उतरते हुए भी देखा गया। जैसे ही पुलिस ने बताया कि ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरी हैं, श्री अवधेश कुमार ने बताया कि मेरी कोई रिश्तेदारी लखनऊ में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पूरा परिवार लखनऊ आ गया। पुलिस के सामने ये दिक्कत थी कि फोटो से बच्चियों को पहचानना ये थोड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए भी। मैंने ये बात श्री प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन के समय महसूस की थी, जब मैंने एक कन्वर्सेशन में ये ओवरहियर किया था श्री प्रकाश शुक्ला को कहते हुए कि आज तक फ़ोटो देख के आदमी पहचाना नहीं जा सका, आदमी को देख के फ़ोटो में पहचाना जा सकता है। मैंने उसको अच्छी तरह से इसकी तजवीज़ की, इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया और ये बात सही है कि आप फ़ोटो देख के 90 या 95% किसी व्यक्ति को बाहर भीड़ में पहचान नहीं सकते। पर यह सही है कि अगर आपने किसी को देखा है तो आप उसको फ़ोटो में इंगित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए ही शायद जयपुर पुलिस ने इन लोगों की सेवाएं ली या इन लोगों से अनुरोध किया कि अगर वो लखनऊ में उतरी हैं तो आप लोग भी लखनऊ चलें, और एक पूरी टीम जयपुर पुलिस की लखनऊ भी आ गई। उतरने के बाद के रेलवे स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए।
थोड़ी देर तक वो रेस्ट रूम में रहीं, फिर उन्होंने बाहर एक टैक्सी की, टेम्पो जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उस टेम्पो का नंबर ट्रेस किया गया। टेम्पो वाले ने बताया कि हाँ, ये 2 लड़कियां आई थीं और निशादगंज के एक पेइंग गेस्ट हाउस में वो गई थी। निशादगंज के उस पेइंग गेस्ट हाउस वाले को पूछा गया, उससे बातचीत की गई। उसने कहा हाँ साहब बिल्कुल आई थी, लेकिन 3-4 दिन बाद वो चली गई। बहुत प्रयास किया गया, बार बार उसको सर्कुलेट किया गया और परिवार वाले परेशानी में करीब 22 दिन तक लखनऊ रुके रहे, लेकिन बच्चियों का कोई पता नहीं लगा। इस बीच में वो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर श्री D.K. ठाकुर से भी मिले, मदद की अपील की। श्री D.K. ठाकुर ने इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए कि अभी बच्चियों के साथ कुछ होगा, महिला संबंधी मामलों में वैसे भी जब से दिल्ली की घटना हुई है, आज से 10-12-15 साल पहले, तब से ऐसी घटनाओं को लेके बहुत संवेदनशील रहती है पुलिस। उन्होंने एडिशनल DCP पश्चिमी श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा को बुलवाया। उनसे कहा कि आप बच्चियों के पेरेंट्स से डिटेल बात कर लें, जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी प्राप्त कर लें, लेकिन इन बच्चियों को ढूंढने का काम अपने स्तर से जरूर करें। जब अवधेश कुमार और उनका परिवार वापस पहुंच गया तो तब तक वो सारे जो होप्स थे उनके, वो धीरे धीरे कम हो रहे थे। फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर हावी हो रहा था। उन्होंने वकीलों से इस संबंध में मदद करने की अपील की। एक जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और 21 मार्च को वकीलों ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके ज्ञापन भी दिया, पुलिस कमिश्नर जयपुर के यहाँ भी जाकर ज्ञापन दिया। इतना दबाव वकीलों ने बनाया, अखबारों ने इतना ज़्यादा कवर किया कि पुलिस फिर एक बार बैकफुट पर आ गई। पहले उसको लगा कि चलिए भाई लखनऊ तक ट्रेस हुई है, लखनऊ की पुलिस भी लगी हुई है, हमारी भी एक टीम पड़ी हुई है, परिवार वाले भी वहाँ पर हैं, एक न एक दिन वो लोकेट कर ली जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन इस सब एक्सरसाइज के बाद भी जब बच्चियाँ नहीं मिली तो बहुत DGP से ये वकीलों का बड़ा डेलीगेशन मिला। जितनी बार काउंसिल वहाँ पर हैं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की, इनके पदाधिकारी भी मिले। DGP श्री ML लाठर, DGP राजस्थान, श्री ML लाठर से मिलने के बाद उन्होंने इसमें सभी मातहत अधिकारियों को बताया कि आप इसमें सबसे इफ़ेक्टिव ऑफिसर्स की एक टीम बनाइए और 32 अफसरों की एक SIT टीम बनाई गई। 32 पुलिस ऑफिसर्स हर रैंक के और ऐसे जिनकी छवि अच्छी थी या जिनके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स थी, उनसे एक SIT बनाई गई। उनके वो SIT उसने लखनऊ भी आकर विज़िट किया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लगा। इस बीच ये पता लगा कि बच्चियों ने ऑटो के ड्राइवर से फ़ोन लेकर अपनी एक टीचर को फ़ोन किया था। जब अखबारों में बहुत हल्ला हुआ तो उस टीचर ने श्री अवधेश कुमार से संपर्क किया कि इस नंबर से मुझे एक कॉल आई थी, जिसमें बड़ी वाली भावना राजपुरोहित, उसने मुझसे बात की थी। उसने ये कहा था कि मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और मैडम 30,000 रुपये की मुझे सख्त आवश्यकता है, आप हमें 30,000 रुपये हमारे इसी नंबर पर भिजवा दीजिए। मैंने उनसे कहा था कि बेटा 30,000 एक साथ तो देना मुश्किल है, मुझे एक आध दिन का समय दो। जैसे ही पुलिस को ये नंबर मिला, पुलिस ने ढूंढना शुरू किया तो पता लगा ये एक ऑटो ड्राइवर का नंबर है। ये उस समय की बात है जब पुलिस ने रिंग बैक किया और फिर उसके बाद तुरंत इन लोगों ने निशादगंज का वो घर छोड़ दिया, वो पेइंग गेस्ट वाला छोड़ दिया। उन्हें अंदाज़ लग गया कि ये फ़ोन अब ट्रैक किया जा रहा है। फ़ोन भी उन्होंने फेंक दिया। उधार उन्होंने उस टेम्पो ड्राइवर से लिया था कि इसका जो भी बिल होगा वो हम पे करते रहेंगे, आप सुबह शाम हमको यहाँ से ले जाइए और हमको कुछ मार्केटिंग का सर्वे करना है
और शाम को हमें वापस पहुंचा दीजिए, हम आपका पैसा पे कर देंगे। बेसिकली वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि शायद 30,000 रुपये उनको इस अकाउंट में मिल जाए और चल के वो निकाल लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही पुलिस ने तमाम फ़ोन करने शुरू किए, लोकल पुलिस ने जाके उससे पूछताछ करनी शुरू की, उसके पहले ही वो लोग उस पेइंग गेस्ट वाले कमरे से निकल गए। इस बीच में चिरंजीव नाथ सिन्हा, जो एडिशनल डीसीपी पश्चिमी हैं लखनऊ में, उन्होंने निषादगंज से और अपने क्षेत्र के बीच के रास्तों की सीसीटीवी खंगालनी शुरू कर दी। उन्हें एक फुटेज मिल गई जिसमें वो लड़कियां पैदल निषादगंज से और विकास नगर की तरफ या इंदिरा नगर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन इसी बीच एक दिन एक व्यापारी नेता हैं लखनऊ में, श्री संजय गुप्ता। संजय गुप्ता को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत इफेक्टिव व्यापारी नेता हैं लखनऊ के, और मैं वैसे भी जानता हूँ ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, इस वजह से मेरे बहुत ढेर सारे जानने वालों के सहपाठी भी रहे हैं और मेरी पत्नी के भी क्लासमेट फिलॉसफी में रहे हैं। उन्होंने चिरंजीव नाथ सिन्हा को फ़ोन किया कि सर, ये जो आप जिन बच्चियों को ढूंढ रहे हैं, जिनके लिए इतना परेशान है, आपकी पुलिस जगह जगह सीसीटीवी निकाल कर देख रही है पिछले 10 दिन से, उनके बारे में मुझे मेरे व्यापारियों ने जानकारी दी है। उनका ये कहना है कि गुड़म्मा क्षेत्र में कहीं पर ये डोर टू डोर जो प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं लोग, वो किसी एक एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट की डोर टू डोर सेलिंग या डोर टू डोर बेचने का काम ये दोनों लड़कियां कर रही हैं। फ़ोटो उन लोगों ने नेट पर भी देखी है, फ़ोटो उन लोगों ने अखबार में जो छपी थी वो भी देखी है, और फ़ोटो जो व्हाट्सएप पर चारों तरफ घूम रही है वो भी देखी है, और वो बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि गुड़म्मा इलाके में ही हैं। चिरंजीव नाथ सिन्हा ने अपनी पूरी टीम लगाई और गुड़म्मा की मुख्य मार्ग के आसपास के मार्गों पर जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे, सबकी फुटेज निकालनी शुरू की। 2 दिन का समय ज़रूर लगा, बल्कि 3 दिन का, लेकिन वो कड़ी से कड़ी उसको जोड़कर उन्होंने ये तय कर लिया कि ये जो ये जगह है, ये गुड़म्मा के पहाड़पुर सेक्टर H में मुकुंद स्वीट्स नाम की दुकान के पीछे एक मॉस्किटो रिपेलेंट का कार्यालय है। वहाँ से ये लड़कियाँ रोज़ निकलती हैं और वहीं शाम को जाती हैं। फिर ये पता किया गया, या फिर जयपुर पुलिस से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि लड़कियाँ बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं और पुलिस के मूवमेंट को अच्छी तरह से जानती हैं। अगर पुलिस का मूवमेंट आसपास दिखाई पड़ गया तो वो फिर हाथ नहीं आएंगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस पर चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा ठीक है। एक सिपाही को सादे में लिया, खुद भी सादे में हुए और एक स्कूटी से उस मॉस्किटो रिपेलेंट के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में उन्होंने जो वहाँ पे लिपिक संवर्ग के लोग होते हैं, जो हिसाब किताब का काम करते हैं, उन्हें फ़ोटो दिखाई। उन्होंने कहा कि हाँ साहब, ये बिल्कुल हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ काम करती हैं, और हमारे यहाँ ऊपर जो फ्लैट हैं जिसमें लड़कियाँ डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करने वाली जो लड़कियाँ हैं, वो ऊपर उनके लिए अलग से हम लोगों ने कमरे दिए हैं। वो एक कमरे में वो भी रहती हैं और इस समय वो हमारे ही इसी फ्लैट में, कंपनी के इसी फ्लैट में रह रही हैं। चिरंजीव नाथ सिन्हा ने फ़ौरन अपनी महिला थाने के इंस्पेक्टर और तमाम महिला सब इंस्पेक्टर इनको बुलाया, खुद वहाँ रुके रहे कि ऐसा न हो इस बीच में वो निकल जाएं, और फिर उन दोनों बच्चियों को, भावना और उसकी छोटी बहन रमा कंवर पुरोहित को वहाँ से बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद उन्होंने जयपुर पुलिस को सूचना दी। जयपुर पुलिस के लोग और उनके पूरे परिवार वाले यहाँ पर आ गए, और आप ये समझिए कि 56 दिनों तक
200 पुलिस वाले, 32 पुलिस वाले एसआईटी के, जिनमें सीनियर ऑफिसर्स भी थे। ये इन 2 बच्चियों को 56 दिनों से ढूंढ रहे थे। और जब गुडम्मा की तमाम सीसीटीवी में एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी की फुटेज मिलने लगी, उस समय ट्रांसगोमती के यानी चिरंजीव नाथ सिन्हा के थानों के, अलग अलग थानों के करीब 70-75 सिपाही सादे में लड़कियों का फोटो लिए घूमते रहे। शाम को इनके पिता ने बताया कि वो मंदिर जरूर जाती हैं, मंगलवार को मंदिर जरूर जाती हैं। ये सारे के सारे सिपाही सादे में मंदिरों के आसपास शाम को 6 बजे से ही लग जाते थे। लेकिन कभी जिन मंदिरों में ये लगे रहे उनमें नहीं आते थे, पास के किसी छोटे मंदिर में वो दर्शन कर लेते थे। उन्होंने अपनी तरफ से सतर्कता में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया, उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दिया। फिर धीरे धीरे उनसे पूछा गया कि आखिर बात क्या थी। ये काम तुम्हारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, पिता तुम्हारे नामी वकील हैं, पैसों की भी कोई ऐसी कमी नहीं है। तब उन्होंने बताया कि हम लोगों की नाराज़गी अपने माँ बाप से थी। बात बात में डांटना, बात बात में पढ़ने के लिए कहना, ये बात हम लोगों को बहुत बुरी लगती थी, जबकि उन दोनों का कहना था कि उनका पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है। हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं। हम मोबाइल में अलग अलग सक्सेस स्टोरीज पढ़ा करते हैं। वो सक्सेस स्टोरीज जो बहुत छोटे से चाय वाले ने चाय बेचना शुरू किया, किसी ने रेलवे स्टेशन पर काम शुरू किया, किसी ने कुली का काम शुरू किया, किसी ने सेल्समैन का काम शुरू किया। इस तरह की छोटी छोटी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो ढूंढ ढूंढ कर हम लोग पढ़ते थे। और ज़्यादा समय मोबाइल पर देने के कारण मेरे माँ बाप बहुत नाराज़ होते थे और अक्सर हम लोगों का मोबाइल छीन कर उसे स्विच ऑफ करके रख देते थे। अगले दिन स्कूल जाते समय ही वो मोबाइल मिलता था और बिना मोबाइल के हम लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे हमारा सब कुछ लुट गया है। कहने का आशय ये कि दोनों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया था और वो धीरे धीरे प्लान करती रहीं कि कैसे माँ बाप से छुटकारा मिले और हम ऐसा कुछ करें कि मेरे माँ बाप को लगे कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। वो हर हाल में बड़ा बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन बनना चाहती थी। आज की घटना, 56 दिनों तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस और थोड़ा अंश दिल्ली की पुलिस का, यानी 3 राज्यों की पुलिस भावना राजपुरोहित और राम कंवर राजपुरोहित को ढूंढती रही। 32 अफसर, 200 पुलिसकर्मी इनकी तलाश में लगे हुए रहे और तमाम सर्विलांस के ढेर सारी ट्रिक्स के बावजूद भी बच्चियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पकड़े जाने पे ये पता लगा कि दोनों ही अपने माँ बाप से नाराज़ थी। नाराज़ ही नहीं, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। दोनों ही मोबाइल फ़ोन पर पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात लगी रहती थी। ज़्यादातर समय साथ बैठकर दोनों मोबाइल ऑपरेट करती थी। दिन रात मोबाइल में डूबे होने के कारण ही उनके माँ बाप की नाराज़गी धीरे धीरे बढ़ती गई। उनका ये कहना था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है और इस मोबाइल के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाती, तुम्हारे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जैसे माँ बाप धमकाते हैं कि अब की बार अगर रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो मैं ये कर दूंगा, अब की बार अगर रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो मैं वो कर दूंगा, इस तरह की बच्चों की बेहतरी के लिए वो ऐसा करते हैं। कोई धमकाने जैसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वो इस तरह से बार बार कहते भी रहे। लेकिन उन दोनों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया था।
उन्होंने बताया कि हम लोग ज़्यादातर सक्सेस स्टोरीज़ के चक्कर में पड़े थे। माँ बाप की डांट सहते सहते हम लोगों के दिमाग में आ गया था, भागेंगे तो पिता हमारे बड़े वकील हैं, ये ढूंढवा लेंगे और फिर घर में और दुर्गति होगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ करना है कि उनको भी ये कहने को न हो कि तुम भागी थी क्या किया, या भागी थी नुकसान किया, या भागी थी हमारी बदनामी हुई। इसलिए हम सक्सेस स्टोरीज़ पिछले 6 महीने से पढ़ रहे थे। हम बेसिकली ये हुआ कि तुम पूरी पूरी दिन पूरी रात आखिरकार मोबाइल में करती क्या थी, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप नाराज़ थे। उन्होंने कहा हम सिर्फ 4 चीज़ों पर सर्च करते थे। पहला, सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, उनकी स्टोरीज़, तरीके। बहुत ढेर सारे विज्ञापन आते हैं, 100 दिन में बड़ा व्यापारी बने, आपने भी देखा हो। हालांकि ये सब फालतू बातें हैं, ये सब इन बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन ठीक है, वो इस तरह के वीडियो हैं और लोग देखते भी हैं। उन दोनों ने बताया कि देखते हम भी थे, लेकिन हम सक्सेस स्टोरी से अपने काम की चीज़ निकालना चाहते थे कि आखिरकार ये लोग सक्सेसफुल कैसे हुए। दूसरा, वो देखती थी कि पुलिस ट्रेल कैसे करती है। उनको ये लगता था कि अगर हम जाएंगे, मेरे पिताजी पुलिस के पास जाएंगे, दबाव बनाएंगे, तमाम और बातें उसको पता थीं कि वकीलों के बच्चों के साथ अगर कुछ हुआ है तो पुलिस पर वकील लोग कैसे दबाव बनाते हैं। फिर पुलिस हमें ट्रैक करेगी, तो पुलिस किस किस तरह से ट्रैक करती है, CDR से कैसे ट्रैक करती है, लोकेशन से कैसे ट्रैक करती है, GPRS से कैसे ट्रैक करती है, इंटरनेट की एक्टिविटी से कैसे ट्रैक करती है, ये सब चीज़ें वो तलाशा करती थी। और उसके लिए वो CID और क्राइम पेट्रोल, इन दोनों के ऐसे अंक, ऐसे एपिसोड जिसमें अपराधी ने बहुत दिन तक पुलिस को छकाया हो या बहुत दिन बाद पुलिस उनको पकड़ पाई हो, उनका ये मानना था कि अगर हम 1 साल के लिए किसी तरह से चुपचाप अपना काम कर सकें तो हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि फिर हमें कोई डांटेगा नहीं, हम इतने सक्सेसफुल बिजनेस में रहेंगे कि फिर हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। वो चाहती ये थी कि साल भर तक हम किसी तरह से पुलिस की और अपने परिवार की पकड़ से दूर रहें। इसलिए वो पुलिस के जो ट्रेल करने की जो तरीके हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेलिंग के जो तरीके हैं, उनके लिए वो अलग अलग जगह से सर्च करती थी कि उनसे कैसे बचा जाए। अगला वो सर्च करती थी कि अगर हम कहीं पर काम करेंगे तो हम सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे। वुमेन सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, कौन कौन से ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जहां सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं, कौन कौन से ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जहां पर फुल प्रूफ सिस्टम है कि उनका कोई शोषण न हो सके। बहुत एक्सटेंसिव स्टडी उन्होंने इंटरनेट पे इस बात की कर रखी थी। लास्ट या चौथा जो उन्होंने बताया बच्चियों ने, कि अगर घर की याद आने लगे, अगर कोई तकलीफ़ हो खाने की, रहने की, आने की, जाने की, या जो काम वो कर रही हैं उसमें कोई तकलीफ़ होने लगे, तो इमोशंस जो आएंगे उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। उनकी जो सर्च हिस्ट्री थी उनके मोबाइल पर या उनके कंप्यूटर पर, उसकी डिटेल जांच पड़ताल भी जयपुर पुलिस ने की थी। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कई अखबारों ने की थी। आप अगर देखेंगे 31 मार्च यानी आज का दैनिक भास्कर जो एडिशन है, उसमें दैनिक भास्कर के लोगों ने भी इसकी जो उनकी टीम होती है, IT टीम होती है, इसको ट्रेल किया था, उसमें सर्च हिस्ट्री देखी थी। उन्होंने भी समय समय पर जो उनकी जानकारी होती थी वो पुलिस को बताया करते थे। पुलिस को बताया क्या करते थे, अपने यहाँ वो खबरों में छापते थे। पुलिस उनसे क्लू लेती थी कि आपको कहाँ से पता लगा।
तो अंतिम बात जो उसने बताई कि इमोशंस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस संबंध में जो बड़े लोगों के आर्टिकल थे वो उसको पढ़ा करती थी दोनों बहनें। इन सब चीज़ों से ये तो तय हो गया कि लड़कियां ब्रिलियंट थीं, दिमागदार थीं, सोचने समझने की क्षमता थी। वो जानती थीं कि वो जिस काम में जा रही हैं उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन नाराज़ हुई और चल दी और फिर किसी परेशानी में पड़ गईं। बिल्कुल ब्रिलियंट थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड़कियां एनर्जेटिक भी थीं। उन्होंने जो काम टारगेट किया था, उन्होंने जो काम सोचा था या उन्होंने जो रास्ता चुना था, वो सब हार्ड वर्क का रास्ता था, गंभीर काम थे। तो दे वेयर फुल ऑफ एनर्जी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारी एनर्जी, सारा दिमाग, सारी उनके दिमाग की जो ब्रिलियंस है, जो उनकी जिस वजह से मैं उनको ब्रिलियंट कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक चीज़ पर उन्होंने केंद्रित करके रखा था कि हमें माँ बाप की डांट डपट से कैसे छुटकारा मिले, उसका आफ्टर इफेक्ट जो होगा उससे हमें कैसे छुटकारा मिले। हम जहाँ पर जाएंगे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वहाँ पर हमें किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब इसलिए कि वो माँ बाप की नज़रों से दूर रहें, माँ बाप की पकड़ से दूर रहें, माँ बाप के चंगुल से मुक्त रहें, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए कहते हैं। पढ़ाई अब उनके बस की नहीं थी। अगर यही काम जो वो कर रही थी या जिसके लिए वो घर से भागी थी, अगर यही काम माँ बाप से बता कर करती तो वो 100% ये श्योर थी कि माँ बाप जैसे ही हमारी मंशा जानेंगे स्कूल जाना बंद करा देंगे, घर के भीतर कन्फाइन कर देंगे, बाहर से ताला बंद कर देंगे, लोगों से मिलने जुलने पे रोक लगा देंगे। क्योंकि ना बच्चों के बारे में माँ बाप से अधिक कोई जानता है, ना माँ बाप के बारे में बच्चों से अधिक कोई जानता है। तो उनको ये लगा कि अगर ये हमारा प्रोग्राम, हमारा ये प्लान जरा सा भी लीक हुआ तो हम फिर आगे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये सारे उपाय किए, सारा दिमाग लगाया और सारी इतनी जगह उन्होंने सर्च की। सर्च करने के लिए भी उनको किसी आर्टिकल में ये मिला कि पुलिस सर्च हिस्ट्री से भी पता करती है कि आप कहाँ कहाँ गई थी। दोनों बहनों ने 5-5, 6-6 फेक आईडीज़ बनाई थी, ट्रेन के मूवमेंट को सर्च करने के लिए, लोकेट माई ट्रेन को पता करने के लिए, फेसबुक पर किसी से संपर्क करने के लिए, इंस्टाग्राम पे किसी से संपर्क करने के लिए। ये सब फेक आईडीज़, अलग अलग आईडीज़ और अलग अलग फोटोग्राफ लगा के इन तीनों ने बनाई थी। और इसीलिए जो ट्रेन की सर्च इन्होंने की, न ट्रेन की सर्च में न प्लेन की सर्च में पुलिस इनको ढूंढ पाई। जयपुर की पुलिस, जयपुर का साइबर सेल इफेक्टिव साइबर सेल है, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो 56 दिनों तक नहीं ढूंढ पाए, जबकि इन लोगों ने फेक आईडी से ही ट्रेन के बारे में जानकारी की थी। दूसरा देखिए कितनी दिमाग से ये तेज थी कि इन्होंने पर्ची बनाई 3, तमिलनाडु, मुंबई और लखनऊ। पहले तीनों की तैयारी की कि मुंबई और लखनऊ में कन्वर्सेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों जगह हिंदी भाषी लोग हैं। लेकिन अगर तमिलनाडु गए तो उसके लिए तमिल का आना ज़रूरी है। प्रतिदिन घंटे 2 घंटे गूगल की सहायता से तमिल भी सीखा दोनों बहनों ने कि अगर पर्ची में तमिलनाडु जाना हुआ निकला और हमें तमिलनाडु जाना पड़ा तो हमें बेसिक्स किसी से पूछने के लिए, किसी को बताने के लिए, कोई जानकारी के लिए
तमिल की बेसिक्स आने चाहिए। फिर जब सब तरह से अपने आप को इक्विप्ड कर लिया तो 3 पर्चियां उन्होंने बंद की। दोनों हाथ की हथौलियों के भीतर उनको खूब हिलाया डुलाया। बड़ी बहन ने ये 3 पर्चियां बनाई और छोटी बहन ने पर्ची निकाली तो पर्ची आ गई लखनऊ की। जिस दिन वो गई यानी 3 फरवरी 22 को वो वहाँ से लखनऊ के लिए ही निकली। पहले इन्होंने एक बार ट्राई किया था मुंबई के लिए, लेकिन वो ट्रेन नहीं मिली। जैसे ही ये स्कूल से निकली हैं मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया। स्टेशन पहुँची हैं। ट्रेन की टाइमिंग का पता था। पहले बार जो गलती हुई थी वो इस बार रिपीट नहीं हुई। बिना टिकट के ये दोनों उस ट्रेन पर बैठ गए। सीधे आकर चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतरी। यहाँ आने के बाद यानी लखनऊ आने के बाद जब ये पीजी में थी और प्रतिदिन वहाँ से नौकरी की तलाश में निकलती थी तो हर जगह आधार मांगा जाता था। आधार में इन्होंने फ़ोटो और एड्रेस चेंज करने की कोशिश की। आप भी अगर गूगल पे देखेंगे तो उसमें एक आता है ढेर सारे जो वीडियोस हैं कि आप स्वयं अपना एड्रेस और स्वयं अपनी फोटो या जो सूचना है आधार की उसको कैसे बदल सकते हैं। दोनों ने कम से कम 20-20, 30-30 बार लॉगिन किया होगा, लेकिन वो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया ना, लड़कियां ब्रिलियंट थी। आधार को भी अगर चेंज कर लेती, बाकी चीज़ें इन्होंने चेंज कर रखी थी, तो फिर पुलिस ट्रांजैक्शंस में भी इनको कभी पकड़ नहीं पाती। यही इनका पर्पस था कि बैंक अकाउंट के लिए उन्हें जिन जिन आईडीज़ की ज़रूरत होती है उसमें कहीं भी अगर अपना नाम लिखेंगे तो डाटाबेस से वो सर्च कर ली जाएंगे। इसलिए उन्होंने आधार को चेंज करने की कोशिश की। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मोबाइल अगर इस्तेमाल करेंगी तो पुलिस 1-2 दिन में ही हमें ट्रैक कर लेगी और हम जिस पर्पस से निकले हैं वो पूरा नहीं होगा। इसलिए स्कूल के निकलने के फ़ौरन बाद उन्होंने जो मोबाइल बंद किया, फिर अपने मोबाइल का कभी इस्तेमाल नहीं किया। इतने सब प्रिकॉशन, इतनी सब जानकारी, इंटरनेट पर इतनी सर्फिंग करने के बाद दोनों बच्चियां लगभग अपने मकसद में कामयाब हो गई। सीधे आई, नौकरी ढूंढी, वो नौकरी जिनमें सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। मेहनत का काम था। सुबह 9 बजे घर घर दरवाजे दरवाजे जाके मॉस्किटो रिपेलेंट बेचना, शाम को लौट कर आना, अपना खाना बनाना, उसके बाद फिर सो जाना। फिर यही दिनचर्या। उनके दिमाग में यही था, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहेंगे, फिर कोई अपना काम शुरू करेंगे। टारगेट उनका साल भर का था कि बस साल भर तक माँ बाप किसी तरह से हमें ढूंढ न पाए। लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अल्टीमेटली इतनी सावधानी के बाद, इतनी रिसर्च के बाद, इतनी जानकारी के बाद, इतनी सावधानियों के बाद पुलिस उन तक पहुंच ही गई। हालांकि वो लड़कियां न तो क्रिमिनल माइंडेड थीं, न उनका माइंडसेट क्रिमिनल था। कतई क्रिमिनल माइंडसेट नहीं था। उनका सिर्फ एक पर्पस था कि हम साल भर तक स्वच्छंद रह पाएँ, हम साल भर तक अपनी योजना पे काम कर सकें, हम साल भर तक हमें पुलिस और मेरे माँ बाप डिस्टर्ब न करें या हमें हमारे पास पहुँच न पाएँ या हमें ढूंढ न पाएँ, ताकि हम अपना काम पूरा कर सकें। और जब हम अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हो जाएं या एंटरप्रेन्योर हो जाएं, उसके बाद अगर जाएंगे तो ना हमें डांट पड़ेगी, ना हमें कोई भला बुरा कहेगा, हमें अप्रिशिएट किया जाएगा। आज की घटना के बारे में मैंने बार बार कहा है, कई अपराध की घटनाओं में मैंने कहा है कि मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ करने वालों पर आपको ध्यान रखना होगा। एक्सेसिव यूज़ बाय द किड्स। आपके बच्चे अगर मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो आप कृपा करके उन पर ध्यान दें।
उन पर थोड़ा सावधानी से नज़र रखें। माँ बाप ने इन दोनों बच्चियों के ये तो नोटिस कर लिया कि ये एक्सेसिव यूज़ कर रही हैं, लेकिन क्या कर रही हैं हो सकता है न माँ को इसकी जानकारी हो कि कैसे पता करेंगे, न पिता को इसकी जानकारी हो कैसे पता करेंगे। लेकिन किस्सा गोई परिवार के सदस्यों से मैं बता चुका हूँ। एक मैंने आपको ऐप भी बताया था जिसमें दिन में कितने बार आप इंटरनेट पे रहे, कितनी बार किसी नंबर से बात की, कितनी समय तक आप फ़ोन कॉल पे रहे, ये सब चीज़ें वो अपने आप बता देता है। 24 घंटे का, 48 घंटे का। हर माँ बाप को ये जानना चाहिए कि कम से कम ये तो पूछ ले उससे कि भाई 24 घंटे में से 7 घंटे तुम मोबाइल फ़ोन पर बात करने में तुमने लगाए हैं, किससे किससे बात हुई है। बच्चा है, बहुत दिन तक नहीं छिपा पाएगा। माँ बाप अगर उससे प्यार से पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ज़रूर पता कर लेंगे। तो उन्होंने ये तो जान लिया कि एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार किस चीज़ में इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर माँ बाप ने डांटने, फटकारने, मोबाइल छीनने, मोबाइल स्विच ऑफ करने, मोबाइल अपने पास रख लेने के इतर उससे अलग अगर बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की होती या जानने की कोशिश की होती, तो मैं 100% इस बात पे मुझे यकीन है कि बच्चे ज़रूर बता देते। ये जो कोएर्सिव एक्शन बच्चों के खिलाफ पेरेंट्स लेते हैं उनके एक्सेसिव यूज़ के लिए, ये सर्वथा गलत है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। इसलिए आपको भी जब ये पता लग जाए, आप छीनेंगे, उसको एडिक्शन है, फिर वो वायलेंट होगा, फिर तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। आप बच्चों से बैठ के प्यार से पुचकार के ये जानकारी करिए कि आखिरकार वो क्यों ऐसा कर रही थी, किस चीज़ को ढूंढ रही थी, किस से बात कर रही थी। ये घटना तो ऐसी थी, एक्सेसिव यूज़ उन्होंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया, लेकिन बाकी तमाम घटनाओं में जिनमें लड़के लड़कियों का भाग जाना, लड़के लड़कियों के विरुद्ध तमाम आरोप लगते हैं, लड़कियों का मारा जाना, लड़कों का मारा जाना, ये सब जो इलिसिट रिलेशन से रिलेटेड क्राइम है, जो मोबाइल से जनरेट हुआ है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के तमाम ऐप से जनरेट हुआ है, वो भी आपको पता लगेगा अगर आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। लेकिन अगर आप डांटेंगे, फटकारेंगे, कोएर्सिव एक्शन लेंगे, तो फिर वही होगा जो इन दो बच्चियों ने किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से 3 फरवरी को लापता 2 सगी बहनों को 50 दिनों के बाद लखनऊ से बरामद किया गया है। लोकेशन के आधार पर जयपुर की महेश नगर पुलिस उनके पिता के साथ लखनऊ पहुंची थी। मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दोनों बहनें 4 बाग रेलवे स्टेशन के आसपास दिखी थी। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियां निशादगंज पेपर मिल कॉलोनी में एक पीजी में कमरा लेकर रुकी थी। वहीं पीजी के बाहर एक ऑटो में सवार होकर जाने की भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी। इसी फुटेज के आधार पर जयपुर पुलिस को कामयाबी मिली। अब दोनों बच्चियों को वापस जयपुर ले जाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।